जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसे मेंशन डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है पुष्यभूति डायनेस्टी। हर्षवर्धन काफी फेमस नाम है, सुना है ना आपने। तो यहाँ पर इसी डायनेस्टी के दौरान हमें वो देखने को मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले MM एकेडमी ऐप से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं उसके लिए आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों ही जगह पर फॉलो कर सकते हो। जल्द से जल्द कीजिए। तो अब यहाँ पर जब हम पुष्यभूति डायनेस्टी की बात करते हैं तो इसमें हम डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, जो सोर्सेस है उसके बारे में देखेंगे, जो राजा है उनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं उसके बारे में देखेंगे, जो एम्पायर है उसको कंसोलिडेट किस तरीके से किया गया, टेरिटोरियल एक्सपांशन किस तरीके से किया गया वो देखेंगे, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा है, सोशल लाइफ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके बारे में देखेंगे, सिग्निफिकेंस क्या रहा है डायनेस्टी का उसके बारे में देखेंगे, डायनेस्टी डिक्लाइन कैसे हुई उसके बारे में देखेंगे, और कुछ अगर फैक्ट्स होते हैं तो उसके बारे में देखेंगे। जैसे हम बाकी डायनेस्टीज का भी इसी फॉर्मेट में जानते आए हैं, यहाँ पर भी इसी फॉर्मेट में इसके बारे में देखेंगे, जिससे कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारी चीजें हमें यहाँ पर पता चल जाए। तो यहाँ पर थोड़ा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। जब हम पुष्यभूति डायनेस्टी की बात करते हैं तो बैकग्राउंड अगर हम देखें तो पुष्यभूति जो है ये थे कौन? ये फ्यूडिटरीज थे गुप्ता एम्पायर के। देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, कौन थे? तो ये फ्यूडिटरीज थे जो गुप्ता एम्पायर है उसके, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो गुप्ता एम्पायर है जब वो डिक्लाइन हुआ था, हमने देखा था गुप्ता एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ उसी के साथ साथ यहाँ पर जो स्प्लिटिंग है वो हमें देखने को मिली, है ना। छोटे छोटे जो एक साम्राज्य है वो यहाँ पर बनना शुरू हो गए थे, सेवरल किंगडम्स है वो फॉर्म होना शुरू हो गए थे। इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली जिनको यहाँ पर काफी प्रोमिनेंस मिला गुप्ता एम्पायर फॉल होने के बाद वो थे पुष्यभूतिस, ठीक है। और उसी के साथ साथ कैपिटल जो है थानेसर ये इनके कब्जे में हमें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर आप ओवरऑल मैप देख सकते हो, मतलब किस तरीके से छोटे छोटे जो साम्राज्य है वो फॉर्म हो गए थे गुप्ता एम्पायर के बाद। तो पुष्यभूति जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है पुष्यभूति जो ग्रीन इसमें नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर है ये मौखारिस, यहाँ पर लेट गुप्ता है, यहाँ पर है मैत्रकिस, उसी के साथ यहाँ पर चालुक्यास हमें देखने को मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट देखिए, ये पुष्यभूति तो हम देख ही रहे तो इम्पोर्टेंट है ही, उसी के साथ ये मौखारिस जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चालुक्य है, ये जो येलो इसमें आपको नजर आ रहा है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे आपको पता चलेगा कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सोर्सेस की बात करते हैं। हमने पहले डायनेस्टी क्या है ये तो देख लिया, कौन थे इसके बारे में जान लिया। अब सोर्सेस मतलब हमें पता कहाँ कहाँ से चलता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या है ना। टर्मिनोलॉजीज आपने कई बार देखी होगी, और जिस तरीके के रुख रह रहे हैं कई एग्जाम्स के वो ऐसे है कि आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाकर पूछते हैं। टर्मिनोलॉजीज जो है वो पूछ लेते हैं कि भैया ये टर्मिनोलॉजी बताओ किससे रिलेटेड है, ये टर्मिनोलॉजी बताओ कौन से डायनेस्टी में हमें देखने को मिलती थी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। तो हमें दो सोर्सेस, हर जगह दो ही सोर्सेस देखने को मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स की जब हम बात करते हैं तो हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉइन्स, उसी के साथ इंस्क्रिप्शन, उसी के साथ मॉन्यूमेंट्स, बाकी कुछ और आर्टिफैक्ट्स, ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इंस्क्रिप्शन अगर हम देखते हैं तो अगर आपको याद होगा बहुत सारे डायनेस्टीज में इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इंस्क्रिप्शन देखते हैं तो हमें यहाँ पर मधुबन इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, सोनपत इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, उसी के साथ साथ भानसेकरा इंस्क्रिप्शन जो है ये देखने को मिलता है। तो ये इंस्क्रिप्शन के नाम आपको दे देंगे और कौन से इसमें देखने को मिलते हैं, कौन से डायनेस्टी के पार्ट है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अगर हम लिटरेरी सोर्सेज देखते हैं तो हमें रिलीजियस और सेक्युलर दोनों सोर्सेज देखने को मिलते हैं। रिलीजियस की अगर हम बात करते हैं तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स ये देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जो बुद्धिज्म है ये यहाँ पर भी अपना जो असर है वो दिखा रहा था, है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी के साथ सेक्युलर अगर हम देखते हैं तो ट्रैवलर्स मेमोरी है, जो ट्रैवल करके यहाँ पर आए थे, प्लेज ड्रामा पोएम्स ये भी देखने को मिल रहा था। अब याद आ रहा है आपको, ट्रैवलर जो है वो भी याद रखने पड़ते हैं, किसके किंगडम में कौन ट्रैवलर आया था या फिर किसके किंगडम में कौन एम्बेसडर था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमने हर एक डायनेस्टी के बारे में वो देखा हुआ है, इसलिए वो भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें यूनसंग जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ये जो है ये कौन से डायनेस्टी के टाइम पर हमें देखने को मिलता है। प्लेज ड्रामास अगर हम देखते हैं तो बना भट्टा, ठीक है, हर्षचरित्र जो है हर्षवर्धन ड्रामा, इसमें हमें 3 ड्रामास जो है ये देखने को मिलते हैं। 3 ड्रामास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ड्रामा जो है किसने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री खेलते ही उस पर है
नहीं तो एंशियंट हिस्ट्री में क्या है, ये तो सभी को पता रहता है कि ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, ये ऐसा हुआ था, वो वैसा हुआ था। एक स्टोरी लाइनअप तो सभी बना सकते हैं, लेकिन जो मेन होता है वो होता है ये टर्मिनोलॉजीज, वो होते हैं नाम, वो होते हैं उनमें काम करने वाले लोगों को किस तरीके से संबोधित किया जाता था, कॉइन्स जो है वो कौन से इस्तेमाल किए जाते थे, कॉइन्स किसने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स छापे थे, गोल्ड कॉइन्स किसने सबसे ज़्यादा पब्लिश किए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जब हम प्रोमिनेंट किंग्स की बात करते हैं, राजाओं की बात करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहला पुष्यभूति। इससे तो पुष्यभूति डायनेस्टी है, पुष्यभूति सबसे पहला राजा हमें देखने को मिलता है। अब पुष्यभूति अगर हम देखते हैं तो ये फाउंडर है ये डायनेस्टी का, और पॉलिटिकल टर्मोइल जो क्रिएट हुआ था, ठीक है, हुन इन्वेजन की वजह से गुप्ता डायनेस्टी चल रही थी, है ना। गुप्ता डायनेस्टी जो है वो एंड होने के लिए, वो डिक्लाइन होने के पीछे सबसे बड़ा कारण हुन इन्वेजन माना जाता है ना। अब वो होने की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे साम्राज्य थे जिन्होंने अपना जो इंडिपेंडेंस है वो बोल दिया। तो पुष्यभूति जो है ये हमें देखने को मिलता है फाउंडर माना जाता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग अगर हम देखते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी का, तो वो हमें प्रभाकर वर्धना जो है ये देखने को मिलता है, प्रभाकर वर्धन, ठीक है। अब ये जो है ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग है जिसने अपने आप को महाराजाधिराज ये भी एक उपाधि दे दी थी। बहुत सारे राजा और लोगों ने अपने आप को महाराजाधिराज ये उपाधि दी है कि भैया मुझे इतिहास जो है महाराजाधिराज नाम से जाना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो एल्डर सन था प्रभाकर वर्धन, ये मतलब हर्षवर्धन का भाई, ठीक है। यहाँ पर हर्षवर्धन जो है उसका भाई यहाँ पर राजवर्धन ये गद्दी संभालता है। लेकिन कुछ ऐसे चीजें हो जाती है, ठीक है, कुछ ऐसा सिनारियो हो जाता है जिसके वजह से फिर हर्षवर्धन जो है वो यहाँ पर गद्दी संभाल लेता है। अब ये क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए ये तो ठीक है, प्रभाकर वर्धन आ गया, उसकी मौत के बाद जो यहाँ पर राज्यवर्धन है वो आ गया, लेकिन स्टोरी शुरू होती है राज्यवर्धन से हर्षवर्धन की तरफ। मतलब कैसे बनता है ये भी खतरनाक स्टोरी है, ठीक है। जैसे हमने पिछले इसमें भी देखा था, ये भी खतरनाक स्टोरी है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा यहाँ पर पिक्चोरियल व्यू में हम जानने की कोशिश करते हैं, बाकी मेन्स पर्सपेक्टिव से अगर आपको लिखना है तो आगे स्लाइड है ही उसके लिए। तो हर्षवर्धन जो है कैसे पावर में आया, तो जैसे मैंने आपको कहा था प्रभाकर वर्धन जो है ये राजा था, फिर इसकी डेथ हो जाती है, और फिर इसका जो एल्डर सन है, एल्डर सन मतलब राज्यवर्धन जो है ये गद्दी संभाल लेता है। अब राज्यवर्धन का भाई मतलब हर्षवर्धन, है ना, राज्यवर्धन का भाई मतलब हर्षवर्धन। फिर बाजू में ये कौन है, राजश्री कौन है, तो राजश्री जो है ये इनकी बहन है, सिस्टर है, क्लियर है। अब ये जो बहन है, ये बहन का विवाह कर दिया जाता है, मैट्रिमोनियल अलायंस, विवाह जो है वो कर दिया जाता है। किसके साथ किया जाता है, मौखारी किंग के साथ, मौखारी प्रिंस जो है उसके साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो मौखारीज कहाँ पर है, यहाँ पर ये है, ठीक है, पुष्यभूतिज है, यहाँ पर मौखारीज देखने को मिल रहे हैं, कन्नौज, ठीक है। तो इसके साथ इसका विवाह जो है वो कर दिया जाता है, क्लियर है। अब क्या होता है, अब ऐसा होता है कि यहाँ पर जो देवगुप्ता है मतलब मालवा रूलर, मालवा रूलर मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है जो मालवा रूलर है, उसी के साथ साथ जो बंगाल रूलर है शशांक, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर इसको मार देते हैं, गृहवर्मन को मार देते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो राजश्री है उसको भी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कैसे जैसे अपना पीछा छुड़ाकर वो निकल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, क्लियर है। मतलब ये पोर्शन आपका क्लियर हो गया कि यहाँ से इनकी जो बहन है ये ब्याई गई यहाँ पर, फिर उसके बाद इसने और इसने मिलकर इसकी हत्या कर दी। अब क्या हुआ, जो ये राजवर्धन है इसको ये बचेगा क्या कि भाई अपनी बहन जो है उसके पति को मार दिया गया, तो इसीलिए अपनी बहन को बचाने के लिए, अपनी बहन को यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए, रिवेंज लेने के लिए वो मारने के लिए जाता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर शशांक जो है वो उसको भी हत्या कर देता है। मतलब जो राज्यवर्धन जो राजा था यहाँ पर, जो इस ग्रीन किंगडम का राजा था, उसको भी मार दिया जाता है शशांक के द्वारा। तो अब यहाँ पर जो हर्षवर्धन है वो बोलता है आत्ता माजी सटकली, मतलब मेरी बहन के पति को मार दिया, ठीक है, मेरे भाई को मार दिया। तो अब यहाँ पर बहन को रेस्क्यू कराने के लिए, भाई की हत्या का बदला लेने के लिए जो हर्षवर्धन है वो क्या करता है, वो यहाँ पर जो शशांक है उसको मार देता है, मतलब इन लोगों को मार देता है। और उसी के साथ साथ जो कन्नौज था जहाँ पर उसकी जो बहन है वो ब्याही गई थी, तो वहां पर कोई भी सन है ना, सन जो है वो ना रहने की वजह से, मतलब इन्फेंट रहने की वजह से, वो छोटा बच्चा रहने की वजह से कन्नौज को भी वो एनेक्स कर लेता है, और फिर अपनी जो कैपिटल है वो भी शिफ्ट कर लेता है कन्नौज की तरफ। तो समझ में आ गई पूरी स्टोरी। मतलब यहाँ पर राजा कौन है, तो प्रभाकर वर्धन, ठीक है। ये इसकी डेथ हो जाती है, इसका एल्डर सन जो है राज्यवर्धन ये यहाँ पर गद्दी संभालता है, ग्रीन इसकी गद्दी संभाल रहा है राज्यवर्धन।
और फिर इसकी जो बहन है जिसका नाम है राजश्री, उसका ब्याह कर दिया जाता है मौखारीज किंग के साथ, प्रिंस के साथ। लेकिन क्या होता है कि जो यहाँ पर मालवा वाला है और जो बंगाल वाला है वो मिलकर इसका हत्या कर देते हैं, मार देते हैं। फिर यहाँ का जो राजा है राज्यवर्धन, वो इसकी रिवेंज लेने के लिए अपनी बहन को रेस्क्यू करने के लिए जाकर इसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भी हत्या कर दी जाती है। फिर हर्षवर्धन यहाँ पर अपनी गद्दी संभालता है और वो फिर अपनी बहन को रेस्क्यू भी कर लेता है और उसी के साथ साथ यहाँ पर उनको मार भी देता है और अपनी जो कैपिटल है वो कन्नौज यहाँ पर शिफ्ट भी कर लेता है। तो ये पूरा सिनारियो हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से हर्षवर्धन जो है वो पावर में आता है। ठीक है, तो ये पूरा आप सिनारियो देख सकते हो। जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ से पहले यहाँ ब्याए गए हैं, फिर यहाँ पर ये मालवा है, यहाँ पर ये बंगाल है, दोनों मिलकर इसकी हत्या कर देते हैं, है ना। फिर इस तरीके से हर्षवर्धन जो है उसका उगम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और बाकी मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आपको लिखना है तो मेंस पर्सपेक्टिव से पूरा सिनारियो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, वही सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर लिख कर बताई है। जैसे कि अगर आपको मेंस में लिखना हो तो आप इस तरीके से सेंटेंसेस बनाकर लिख सकते हो। अब यहाँ पर हर्षवर्धन जो है वो तो आ गया, हर्षवर्धन ने सब कुछ यहाँ पर अपने इसमें ले लिया। अब हर्षवर्धन का सपना था कि भैया पूरे भारत को एक अम्ब्रेला में लाया जाए, पूरे भारत को एक अंडर एक रूफ में लाया जाए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि चालुक्य किंग जो है, चालुक्य आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो येलो है चालुक्य किंग, वो यहाँ पर क्या करता है, बचा लेता है। वो हर्षवर्धन को इधर घुसने ही नहीं देता है। ठीक है, मतलब नर्मदा नदी जो है वो एक बाउंड्री बन जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो नर्मदा नदी जो है ये एक बाउंड्री बन जाती है कि हाँ अब इधर का जो एरिया है, मतलब नीचे का जो एरिया है वो रहेगा चालुक्य का, ऊपर का जो एरिया है वो रहेगा हर्षवर्धन का। इसीलिए हर्षवर्धन जो है वो खुद को डिक्लेयर करता है उत्तरपति। क्या? उत्तरपटपति। उत्तरपटपति मतलब उत्तर, ऊपर का भाग है ना, पटपति। वही जो पुलकेशिन II है, पुलकेशिन II यहाँ पर जो चालुक्य का राजा था, वो क्या खुद को घोषित करता है दक्षिण पटपति। दक्षिण का जो पट है वो उसका है, उसका वो पति है, और ये उत्तर पट जो है उसका पति है। तो इस तरीके से अपने अपने हिसाब से वो पति बन गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, लास्ट मेजर अटैक जो है हर्षा पर, वो गंजम यहाँ पर हमें देखने को मिला। जो हर्षा का लास्ट अटैक था, मतलब लास्ट मेजर अटैक बोल सकते हैं, वो गंजम पोस्ट पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे ही वो कॉन्क्वेस्ट कर लेता है, अगर आपको याद हो तो जो अशोका था उसने कलिंगा पर कब्जा करने की कोशिश की, कलिंगा पर उसने आक्रमण किया, लेकिन उसके बाद तो कम्प्लीटली चेंज हो गया, उसका एटीट्यूड कम्प्लीटली चेंज हो गया, है ना। वो एकदम सादे इसके तरफ जाने लगा, मतलब वॉर वगैरह उससे दूर रहने लगा। उसी तरीके से हर्षवर्धन जो है इस पर भी वही इम्पैक्ट हुआ। मतलब जब उसने गंजम जो है उस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, उसके बाद से उसका भी बिहेवियर चेंज हो गया, उसका भी एटीट्यूड चेंज हो गया। अशोका द ग्रेट कलिंगा कॉन्क्वेस्ट करने का एटीट्यूड चेंज हो गया, वो दिग्विजय से धम्म विजय की तरफ बढ़ने लगा। उसी तरीके से यहाँ पर गंजम कॉन्क्वेस्ट के बाद जो हर्षवर्धन है उसका भी एटीट्यूड बदल गया, और वो भी यहाँ पर दिग्विजय से धम्म विजय की तरफ चला गया और बुद्धिज्म जो है उसको प्रीच करने लगा। ठीक है, अशोका जो है उसने यहाँ पर स्लॉटरिंग बैन कर दी थी, लिविंग थिंग्स उसको मारना बैन कर दिया था, ये सब कुछ। उसी के साथ साथ इसने भी, हर्षवर्धन जो है उसने भी उसी तरह की चीजें जो है वो की थी। क्लियर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर्षवर्धन का जो एम्पायर है वो किस तरीके से हो गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैप से क्या होता है आपके दिमाग में वो छप जाता है, और ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अशोका की तरह ही हर्षवर्धन जो है दोनों यहाँ पर एक ही पथ पर चलने लग गए थे। ठीक है, अलग अलग वॉर के बाद। अब हर्षवर्धन की जब हम बात करते हैं, ये काफ़ी इंटेलेक्ट था, मतलब उसने यहाँ पर जो ऑथर था, काफ़ी अच्छा ऑथर था, कैलीग्राफिस्ट था। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर जो उसकी काफ़ी अच्छी समझ थी उसको। उसने प्लेस जो है वो भी लिखे थे, जैसे यहाँ पर नगानंदा जो है, रत्नावली जो है, प्रियदर्शिका जो है, ये उसने लिखे थे। अगर हम यहाँ पर नगानंदा की बात करते हैं तो उसमें स्टोरी जो है जिमुतवाहना सेल्फ सेक्रीफाइस जो है नागास को बचाने के लिए, उसके बारे में बताया गया है। क्या होता है, कभी कभार आपको एग्जाम में सीधा आ जाता है कि इसमें ये लिखा किसने, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इसमें क्या बताया गया है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। रत्नावली अगर हम देखते हैं तो इसमें स्टोरी जो है प्रिंसेस रत्नावली और किंग उद्याना की, ये बताई गई है। ठीक है, फर्स्ट टेक्सचुअल रेफरेंस है होली सेलिब्रेशन का। तो फर्स्ट टेक्सचुअल होली सेलिब्रेशन कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो रत्नावली इसमें देखने को मिलता है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर उसके बाद प्रियदर्शिका अगर हम देखते हैं, लव अफेयर जो है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, प्रियदर्शिका और उद्यान के बीच में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। रिलीजन अगर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ऑन पर्सनल फ्रंट ये अर्लियर शिवा का डिवोटी था, उसके बाद वो हिनायन बुद्धिज्म जो है उसका डिवोटी बनता है। उसके बाद यहाँ पर ह्यूंग संग जो है कन्वर्टेड हिम टू महायाना बुद्धिज्म। अब महायाना बुद्धिज्म, हिनायाना बुद्धिज्म, ये क्या है, बुद्धिज्म जब हम देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में महायाना बुद्धिज्म जो है उसमें चला जाता है।
सोशल फ्रंट पर अगर हम देखते हैं तो दो असेंबली काफी इंपॉर्टेंट है, कन्नौज असेंबली और प्रयाग असेंबली। कन्नौज अगर हम देखते हैं तो इसने रिलीजियस असेंबली जो है कन्नौज पर ये यहाँ पर रखी थी, जिससे कि जो चाइनीज पिलग्रिम ह्यून संघ है उसे ऑनर किया जाए, क्योंकि ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कन्नौज असेंबली किसके लिए थी, प्रयाग असेंबली किसके लिए थी। तो ये यहाँ पर वर्शिप जो है सूर्य, शिवा, बुद्धा सभी के वर्शिप के लिए। तो इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर बुद्धिज्म भले वो फॉलो कर रहा हो लेकिन फिर भी वो काफी टॉलरेंट था हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म तीनों सेक्ट के लिए। ठीक है। ऑब्जर्वेशन अगर हम देखते हैं ह्यूंग संग का, क्योंकि ये ट्रेवलर था तो इसने जो भी लिखा है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसने क्या ऑब्जेक्टिव क्या था सबसे पहले तो इसके आने का, जिससे कि जो इनकम्प्लीट और मिस इंटरप्रेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी पहले वाले जो ट्रेवलर्स आए थे, जैसे कि पर्टिकुलरली फाहिन जो है ये जो आए थे, तो अब उसको यहाँ पर सही किया जा सके। उसका काम है सी युग की। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है सी युग की किसका काम है, तो ये काम किसका है, ये काम है ह्यून संग का। ठीक है। अब इसमें जो नाम है इंडिया का चाइना में वो यिंडू, ये हमें देखने को मिलता है। अभी भी चाइना में ये टर्म जो इस्तेमाल की जाती है यिंडू। ऑब्जर्वेशन अगर हम देखते हैं तो जियोग्राफी, क्लाइमेट, इसके बारे में उसने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। जो अर्बन लाइफ है उसके बारे में उसने बताया है। कास्ट सिस्टम, एजुकेशन, इसके बारे में बताया है। बुद्धा की टीचिंग उसके बारे में बताया है। इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस उसके बारे में उसने बताया है। सोशल एंड कल्चर नॉर्म्स के बारे में बताया है। ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताया है। तो काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन जो है वो यिंग संग ने दिए हैं। हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन पर अगर हम देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गुप्ता मॉडल पर बेस्ड था, डिसेंट्रलाइजेशन। मौर्यन डायनेस्टी सेंट्रलाइज थी, गुप्ता डायनेस्टी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गई थी। यहाँ पर अगर हम हर्षवर्धन देखते हैं तो ये भी हमें डिसेंट्रलाइज जो है वो देखने को मिल रहा था। टैक्सेशन जो है काफी लाइट थे, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, मतलब बहुत ही कम देना पड़ता था। रॉबरी के इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे थे। अगर आप पहले का देखो तो उसमें हमें देखने को मिला रॉबरी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर हमें रॉबरी जो है वो भी देखने को मिल रही थी। यहाँ पर ह्यून संग जो उसे नरेट किया था। ठीक है। लैंड ग्रांट जो है वो काफी वेग थे। उसी के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उसका ब्रेकअप भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। उसी के डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है हर्षा और जो तांग किंग है चाइना का, उसके बीच में हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन भी देखने को मिल रहे थे। मतलब इंटरनेशनल रिलेशन तब से चल रहे हैं। सोचो आप, राजा जो है वो जस्ट और पंक्चुअल उसकी ड्यूटीज में ये हमें देखने को मिलता था। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इस तरीके का था। उसी के साथ साथ यहाँ पर सिग्निफिकेंट फीचर जो है वो था कि पब्लिक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किए जाते थे। पूरे पब्लिक रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते थे। और ये जो है इसे नीलो पीटू कहा जाता था। तो ये भी टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, सीधा आपको आ सकता है किसके लिए है, भैया पब्लिक रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते थे। ठीक है। इसे ही नीलो पीटू जो है ये कहा जाता था। गुड एंड बैड इवेंट जो है वो जो भी हैपन हुए हैं वो सब रिकॉर्ड उसका रखा जाता था। तो ये हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो उसके बारे में हमने डायनेस्टी के बारे में देख लिया है कि डायनेस्टी जो है वो कौन सी थी। ये फ्यूडेटरीज थे जो गुप्ता एम्पायर है उसके। उसी के साथ साथ सोर्सेज जो है वो हमने देख लिया है। उसी के साथ साथ जो राजा रहे हैं और उनके जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं उसके बारे में हमने देख लिया है। जो एम्पायर उसका कंसोलिडेशन किस तरीके से किया गया उसके बारे में हमने देख लिया है। हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी देख लिया है। तो अब यहाँ पर हम सोशल लाइफ जो है उसके बारे में देखते हैं, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में देखते हैं, सिग्निफिकेंस के बारे में देखते हैं, डायनेस्टी डिक्लाइन कैसे हुई ये देखते हैं, और कुछ फैक्ट जो है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सोशल लाइफ, तो सोशल लाइफ जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि बानाभट्टा और ह्यूनसंग जो है इन्होंने सोशल लाइफ जो है हर्षवर्धन जब था उस दौरान का जो टाइम पीरियड था उसमें जिस तरीके की सोशल लाइफ थी वो यहाँ पर मेंशन की हुई है। अब इसमें 4 फोल्ड डिवीजन जो है सोसाइटी का वो देखने को मिलता है। जैसे स्टार्टिंग से हम देखते आए हैं वर्ण सिस्टम, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हमें देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर भी हमें जो वर्ण सिस्टम है ये देखने को मिल रही है। अब देखिए कोई फेज ऐसा आया था जहाँ पर वर्ण सिस्टम जो है वो थोड़ी लिबरल हो गई थी। कोई फेज ऐसा आया जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजिड होती गई, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती गई, है ना। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्रज जो है ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया करते थे। मतलब यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि शूद्रज जो है उनकी कंडीशन थोड़ी बेटर थी, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो किया करते थे। लेकिन लैंड ग्रांट जो है वो ब्राह्मण्स को देना कंटिन्यू था। जो हमने लेटर वैदिक पीरियड से देखा हुआ है वही प्रथा ऑलमोस्ट सभी डायनेस्टीज में ये चीज़ जो है वो देखने को मिली है। हालांकि एक फेज ऐसा भी आया था जहाँ पर ब्राह्मण जो है उनको यहाँ पर थोड़ा डाउनग्रेड किया गया था, लेकिन फिर उसके बाद फिर से जो रिवाइवल है ब्राह्मण्स का वो हमें देखने को मिला। जो पोजीशन है विमेन की, अब अर्ली वैदिक पीरियड में अगर हम देखते हैं तो विमेन की पोजीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम देखते हैं तो विमेन की पोजीशन जो है वो डिग्रेड होती गई थी। लेकिन बीच में भी कुछ ऐसा फेज आया था जहाँ पर वुमेन की कंडीशन जो है वो थोड़ी अच्छी अपग्रेड होती हुई हमें देखने को मिली थी।
लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो विमेन की कंडीशन जो है बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। स्वयंवर एक बहुत ही हाई इंस्टीट्यूशन वो माना जाता था, अब वो भी यहाँ पर डिक्लाइन हो चुका था। क्योंकि स्वयंवर में क्या होता है कि जो महिला है वो खुद अपना वर चुनती है ना, वो खुद देखती है कि कौन सक्षम है और उससे अपना वर चुनती है। लेकिन ये यहाँ पर डिक्लाइन हो चुका था। जो डावरी है, मतलब जब शादी कराते हैं तो उसके बाद जो दहेज दिया जाता है वो काफ़ी कॉमन हो गया था, और जो सती है ये भी काफ़ी प्रिविलेंट था। सती मतलब आपको पता है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसी के साथ जो वाइफ है उसको भी जला दिया जाता है। रीमैरिज जो है विडोज का, मतलब अगर पति की डेथ हो जाती है तो फिर से जो मैरिज करना है, जो फिर से शादी करनी है, ये परमिट नहीं किया जाता था, पर्टिकुलरली हायर कास्ट जो है उसमें। उसी के साथ साथ बरियल अगर हम देखते हैं तो 3 तरीकों से बरियल किया जाता था। ये काफ़ी प्रोमिनेंट क्वेश्चन बन सकता है। 3 तरीकों से था। एक तो था सिनेमेशन जो नॉर्मली होता है, दूसरा था वाटर बरियल, और तीसरा था एक्सपोजर इन दी वुड्स, जो वुड्स है उसमें एक्सपोज कर देना। तो ये 3 तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है जो चंडाल्स हैं उनकी पोजीशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो गई थी। अब जब भी चंडाल्स आने वाले होते थे तो उन्हें तालियां बजानी पड़ती थी। मतलब तालियां बज रही है, जोर जोर से तालियां बज रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चंडाल जो है वो आ रहे हैं। जो अपर कास्ट है उनको समझ में आ जाता है, हाँ भैया ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। फोर्स लेबर जो है जिसे विस्ती कहा जाता है, ये रेयर था यहाँ पर। तो फोर्स लेबर को क्या कहा जाता है? विस्ती कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हमेशा से आपको कहता आ रहा हूँ कि टर्मिनोलॉजी जो होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसी के साथ साथ रॉबरी जो है उसके इंसिडेंट्स भी हमें देखने को मिल रहे थे। अगर आप गुप्ता पीरियड देखोगे तो वहाँ पर रॉबरी जो है वो नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर रॉबरी जो है वो भी हुआ करती थी। उसके भी एविडेंसेस यहाँ पर मिले हुए हैं। उसी के साथ साथ अगर हम पनिशमेंट की बात करते हैं तो देखिए, पनिशमेंट में मौर्यन एम्पायर जो था वहां पर कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी। कैपिटल पनिशमेंट मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फांसी की सजा जो आज हम बोलते हैं, लेकिन मौत की सजा अगर हम कैपिटल पनिशमेंट बोले तो मौर्यन जो एम्पायर था उसमें ये पनिशमेंट दी जाती थी। और हमने ये भी देखा था कि रिवाइवल के लिए कि उसको पनिशमेंट दी गई है लेकिन थोड़ा गैप दिया जाता था। मतलब आज उसको अगर सजा दी गई है तो कुछ महीनों के बाद उसे एक्चुअल में डेथ दी जाती थी। अब ये जो पीरियड है इसमें वो खुद को बेटर बना सकता था, जिससे कि जो फ्यूचर आने वाला जो उसको लाइफ मिलेगी वो बेहतर बना सके। अगर हम गुप्ता एम्पायर देखते हैं तो वहां पर हमें कैपिटल पनिशमेंट नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम हर्षवर्धन देखते हैं तो यहाँ पर फिर से हमें कैपिटल पनिशमेंट जो है वो भी देखने को मिलती है। मतलब स्ट्रिक्ट सीवियर पनिशमेंट जो है वो यहाँ पर हमें इस एम्पायर में, इस डायनेस्टी के दौरान देखने को मिल रही थी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ह्यून संघ देखते हैं तो ह्यून संघ के द्वारा हमें ये पता चलता है, हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है काफी ज्यादा डिक्लाइन हो चुका था। मतलब जो प्रॉस्पर हो रहा था, अगर हम गुप्ता एम्पायर देखते हैं तो उसमें काफी ज्यादा प्रॉस्पर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स जो है काफी डिक्लाइन हो चुका था। जो ट्रेड सेंटर्स है वो डिक्लाइन हो गए थे। जो मर्चेंट गिल्ड है उनकी एक्टिविटीज काफी स्लो हो गई थी। अगर आपने देखा हो, हमने पहले देखा हुआ है कि जो मर्चेंट गिल्ड है तो वो अपने खुद के लॉस के हिसाब से चलते थे, अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया करते थे, लेकिन यहाँ पर उनकी जो एक्टिविटीज है वो भी काफी कम हो गई थी। नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो भी काफी ज्यादा रिड्यूस्ड हो गए थे। अगर हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो ये भी काफी ज्यादा अफेक्ट हो गया था। फार्मर्स, मैन्युफैक्चरर्स ये सिर्फ खुद के पुरता बनाना शुरू कर दिए थे। मतलब अब क्या था, जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो गया था। नॉर्मली क्या होता है कि हम अगर कुछ भी बनाते हैं, फर्ज कीजिए कि अगर मैं फार्मिंग कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो मेरा घर बनूंगा, है ना। जब मैं फार्मिंग कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरा घर बनूंगा। फिर उसके बाद अगर मुझे 1 किलो व्हीट लगती है, 1 किलो अगर मुझे व्हीट लगती है, लेकिन अगर मेरे फार्म से मुझे 10 kg मिली है, तो फिर बाकी के जो 9 kg है उसका मैं क्या करूंगा? या तो वेस्ट जाएगा या तो मैं किसी और को दे दूंगा जिसको जरूरत है, उसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे, है ना। या फिर उसके बदले मुझे वो मिलेगा जिसकी मुझे जरूरत है। तो यही हमें देखने को मिल रहा था अब तक। मतलब जो सरप्लस है वो हो रहा था एग्रीकल्चर का। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अब प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो गया था। अब जब प्रोडक्शन ही कम हो गया है तो फिर ट्रेड हो पाएगा क्या? व्यापार हो पाएगा क्या? है ना, एक्सपोर्ट हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और यही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। जो प्रोडक्शन है वो काफी कम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था, एज देयर वाज नो लार्ज स्केल डिमांड फॉर गुड्स, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हुआ कि सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर बनती जा रही थी, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर बनती जा रही थी। और इसीलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्बन से रूरल तक का जो शिफ्टिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो पुष्यभूति डायनेस्टी जो है उसमें हमें एक अर्बन से रूरल तक का जो एक शिफ्ट है वो देखने को मिल रहा था।
उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इन शॉर्ट कि जो शार्प इकोनॉमी डिक्लाइन है वो हमें देखने को मिल रही थी एज कम्पेयर टू गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में काफी अच्छी इकोनॉमी देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर शार्प डिक्लाइन हो गया था। अब यहाँ पर आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो हर्षवर्धन जो उसकी जो आर्मी थी उसमें हमें कैवलरी, इन्फेंट्री, एलिफेंट्स, कैरियट्स ये सब देखने को मिल रहे थे। अब हालांकि इकोनॉमी जो है काफी कम जा रही थी, इकोनॉमी काफी डिक्लाइनिंग इस पर थी, लेकिन नंबर ऑफ कैवलरी जो है वो मोर देन 1 लाख थे, एलिफेंट जो है वो मोर देन 60,000 थे। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कितना ज्यादा था, बहुत ज्यादा थे यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम सिग्निफिकेंस देखते हैं तो सिग्निफिकेंस में हमें कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। जो पुष्यभूति डायनेस्टी, इसका सिग्निफिकेंस, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, जो हर्षवर्धन है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है लिटरेरी मतलब लिटरेचर, और दूसरा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो बाणाभट्टा बोलिए, हर्षवर्धन बोलिए, ह्यूनसंग बोलिए, मटंगा ये बोलिए, तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर किया है। वही अगर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखते हैं तो हमें मोनास्ट्री जो है नालंदा में, कॉपर स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, उसी के साथ ब्रिक टेम्पल जो है सिरपुर में, ये सब देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जब हम और थोड़े डिटेल में जाते हैं तो बाणाभट्टा जो हमने देखा था उसमें हर्ष चरित्र, कादम्बिरी ये देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बाणाभट्टा क्या क्या लिखे थे या फिर क्या क्या उन्होंने दिखाया है, उसी के साथ हर्ष चरित्र जो है किसके द्वारा बनाया गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ जाते हैं। ह्यूनसंग की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया है CU की, है ना, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, मतलब जर्नी टू वेस्ट। यहाँ पर वो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वहां पर भी विजिट किया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर्षवर्धन अगर हम देखते हैं तो खुद एक पोएट था, खुद एक राइटर था, तो उसने भी यहाँ पर लिखे थे, क्या लिखे थे, तो रत्नावली, प्रियदर्शिका, है ना, नगानंदा, तो ये सारी चीज़ें हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखी गई थी। फिर अगर हम मटंगा दिवाकारा देखते हैं तो यहाँ पर पोएट, फिलोसोफर, ग्रामेरियन ये सब हमें देखने को मिलता था। तो देखिए क्या था, एक पूरी तरीके से अगर हम आर्ट एंड कल्चर देखते हैं तो बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही समृद्ध तरीके की हमें जो एक सोसाइटी है ये देखने को मिल रही थी। और वही अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो ह्यूनसंग जो है उसने डिस्क्राइब किया है ग्लोरी ऑफ मॉन्स्ट्री। यहाँ पर जो हर्ष है नालंदा में काफ़ी स्टोरीज जो है बिल्ड किए गए हैं। उसी के साथ साथ जो स्टैचू है बुद्धा का वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, 8 फीट इन हाइट, 8 फीट हाइट का जो स्टैचू है बुद्धा का, कॉपर स्टैचू, वो हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ ब्रिक टेम्पल जो है, ठीक है, लक्ष्मणा सिरपुर, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सिरपुर में। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो क्या होता है, कभी कभार आपको आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री से भी कनेक्शन आपको जुड़ाना पड़ता है, तब जाकर आर्ट एंड कल्चर को भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो जब हम आर्ट एंड कल्चर देखेंगे तब हमें ये वाली चीज़ें जो है वो अपने आप याद हो जाएगी। अब यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी, जैसे हमने देखा है नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा इसका महत्व जो है वो हमें देखने को मिलता है। नालंदा अगर हम देखते हैं, नालंदा इसका मतलब होता है गिवर ऑफ नॉलेज, मतलब जो नॉलेज है उसका गिवर, नॉलेज दे रहे हैं, है ना। एडवांस लर्निंग और रिसर्च सेंटर ये माना जाता था। ये फाउंड किसके द्वारा किया गया था, पहले भी हमने देखा हुआ है, पहले जब हमने लास्ट लेक्चर्स देखे उसमें हमने देखा है कुमार गुप्ता जो है वन, मतलब गुप्ता पीरियड के दौरान हमें यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी जो है फाउंड होती हुई देखने को मिलती है। और उसके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने इसे पैटर्नाइज किया। उसी के साथ साथ हर्षवर्धन जो है उसने भी इसे काफ़ी ज़्यादा पैटर्नाइज किया है। उसी के साथ साथ प्रोफेसर जो है इस यूनिवर्सिटी के, उन्हें पंडित कहा जाता था, पंडित्स कहा जाता था। ठीक है, काफ़ी रिनाउंड जो प्रोफेसर है वो हमें देखने को मिलते हैं, दिंगा, उसके साथ धर्मपाला, ठीक है, उसी के साथ शीला भद्रा। तो क्या होता है कभी कभार आपको नाम जो है स्थिरामती, तो नाम जो है वो भी आपको पूछ लिए जाते हैं, तो ये कौन थे, ये कौन से इसमें प्रोफेसर थे या फिर कौन से प्रोफेशन में थे, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ जाते हैं। उसी के साथ साथ ये एक रेसिडेंट यूनिवर्सिटी भी थी, मतलब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो रह भी सकते थे। तो आप अगर समझ सको तो यहाँ पर कैपेसिटी है 3000 स्टूडेंट्स की यहाँ पर हमें देखने को मिलती थी। तो आप खुद सोचिए कि उस समय पर इतने सारे स्टूडेंट्स, मतलब कितनी भव्य, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी ये रही होगी। एजुकेशन जो है ये फ्री था, लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम है वो काफ़ी टफ हुआ करती थी। ये जो रेवेन्यू आ रहा है फ्रॉम 100 to 200 विलेजेस, यहाँ पर जो है उनके द्वारा रेवेन्यू जो है वो लिया जाता था, उससे ये यूनिवर्सिटी जो है वो चलाई जाती थी। जनरल सब्जेक्ट जैसे कि लॉजिक हो गया, ग्रामर हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, मेडिसिन हो गया, आर्ट हो गया, उसी के साथ साथ वेदास, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बताई जाती थी। योगास बोलिए, फिलोसॉफीज बोलिए, सब यहाँ पर बताया जाता था। यहाँ पर लेक्चर्स तो होते ही थे, लेकिन उसी के साथ साथ जो डिस्कशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। अगर आपने देखा होगा जो ग्रीक फिलोसॉफर्स रहे हैं, जैसे कि सोक्रेटिस बोलिए, ठीक है, तो सोक्रेटिस जो है उनका ये मानना था कि जितना हम डिस्कशन करेंगे उतना ही हमारा नॉलेज बढ़ता है, इसलिए डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो डिस्कशन जो है उसको काफी इंपॉर्टेंट वेटेज दिया जाता था। तो आप खुद समझ सकते हो कि इंडिया जो है, इंडिया की संस्कृति, इंडिया की सभ्यता, इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। सब कुछ जो आज हम देखते हैं, आज हम मिसमराइज करते हैं वेस्टर्न कल्चर का, या फिर वेस्टर्न जो फिलोसोफर्स रहे हैं, या फिर वेस्टर्न जो भी आइडियाज हमें देखने को मिलते हैं, वो ऑलरेडी उसका ओरिजिन हम इंडिया से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गुप्ता डायनेस्टी, उसके बाद हमें जो पुष्यभूति डायनेस्टी है ये देखने को मिलती है। अब पुष्यभूति डायनेस्टी उसके बाद जो छोटे छोटे हमें देखने को मिल रहे थे, जैसे यहाँ पर मैत्रकास जो है वो देखने को मिलते हैं। मैत्रकास कौन थे? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मैत्रकास, है ना। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और मैत्रकास जो है ट्रिब्यूटरी चीफ थे गुप्तास के, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था गुप्ता एम्पायर जो है बहुत भव्य था। जैसे ही गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है उसके बाद छोटे छोटे अपना वर्चस्व जो है बनाना शुरू कर देते हैं। उसी में से एक है मैत्रकास। मैत्रकास जो है वो ट्रिब्यूटरी चीफ थे, कंटेम्प्ररी थे ये हर्षवर्धन के। कंटेम्प्ररी थे ये कैसे हम बोल सकते हैं, किस बेसिस पर बोल सकते हैं कि कंटेम्प्ररी थे? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट किंग जो ध्रुव सेना टू था, इसे शादी की गई थी हर्षवर्धन के डॉटर से। तो इससे हम बोल सकते हैं कि भैया कंटेम्प्ररी था। ठीक है, मैत्रकास जो है उन्होंने डेवलप किया वल्लभी एज देयर कैपिटल। जो वल्लभी है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वल्लभी है। वल्लभी को उन्होंने अपना कैपिटल जो है वो यहाँ पर बना दिया। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अरेबियन सी के बहुत करीब था, तो इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे ट्रेड एंड कॉमर्स जो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होता हुआ हमें देखने को मिल रहा था। मैत्रकास अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पर रूल कर रहे थे अंटिल द मिडल ऑफ 8th सेंचुरी, जब अरब जो है वो अटैक करते हैं और उनकी पावर जो है उसे वीक कर देते हैं, तब तक इन्होंने अपना राज जो है वो चलाए रखा। फिर दूसरे हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं मौखारिस, है ना। मौखारिस जो मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कैसे हर्षवर्धन जो है वो पावर में आता है, क्योंकि यहाँ पर जो राजा था उनकी बहन यहाँ पर ब्याही जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जो शशांक है, यहाँ का जो मालवा का राजा था, वो यहाँ पर क्या करता है, उसको मार देता है। और फिर उसके बाद उसको बचाने के लिए जो राजा है यहाँ का वो जाता है, लेकिन उसको भी मार दिया जाता है। फिर हर्षवर्धन जो है अपनी बहन को रेस्क्यू करने के लिए और फिर ये बदला लेने के लिए, अपने भाई का बदला लेने के लिए वो जाता है और उनको मार देता है। और फिर ये जो कन्नौज है वहाँ पर कोई भी इन्फेंट रहने की वजह से, है ना, इन्फेंट रहने की वजह से वो इसको भी अपने ताबे में ले लेता है, कन्नौज की तरफ अपनी जो कैपिटल है वो भी शिफ्ट करता है। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। सबॉर्डिनेट रूलर थे गुप्ता के, और जो टाइटल है ऑफ समान था ये इन्होंने लिया था। उन्होंने कन्नौज के ऊपर राज किया, सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आप देख सकते हो कन्नौज। कंटेम्प्रेरी थे हर्षवर्धन के, क्यों थे? अभी मैंने आपको स्टोरी बताई कि बहन के साथ यहाँ पर जो हर्षवर्धन की सिस्टर है राजश्री, उसके साथ शादी जो है वो हो जाती है। शशांक का जो यहाँ पर रूलर था बंगाल का, और देवगुप्ता जो रूलर था मालवा का, ज्वाइंटली वो अटैक करते हैं और मार देते हैं यहाँ के राजा को। और फिर उसके बाद यहाँ पर हर्षवर्धन जो है वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो सारी चीज़ें करके ग्रेजुअली यहाँ पर वो ऊपर आ जाता है, अपना वर्चस्व जो है वो जमा लेता है। ग्रेजुअली मौखारी फैमिली जो है वो डिसअपियर हो जाती है। तो इस तरीके से हमें मौखारिस की स्टोरी जो है वो देखने को मिलती है। तो ये पूरा मैप है आपके सामने, पूरा मैप है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर चालुक्यास है ना, चालुक्य, यहाँ पर नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के वहाँ पर फाइटिंग जो है वो देखने को मिलती है हर्षवर्धन और चालुक्य। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये उत्तर पटपति और ये दक्षिण पटपति, है ना, ये यहाँ पर टाइटल जो है अपने आप को दे देते हैं, अपने आप पति जो बन जाते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मैत्रकास है ये यहाँ पर अच्छे तरीके से अपना चलाते हैं, इनका वर्चस्व जो है खत्म हो जाता है। और फिर नेक्स्ट इसमें हम ये जो है चेरा पांड्यास इनके बारे में, संगम एज जो है, मतलब नेक्स्ट इसमें हम इनके बारे में देखेंगे, मतलब सदन का जो छोटा सा हमारा बचा हुआ है उसके बारे में हम जान लेंगे। तो अभी आपको इतना बड़ा मैप जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए। अब डिक्लाइन अगर हम देखते हैं तो डिक्लाइन के पीछे कारण क्या था? देखिए हर्षवर्धन जो उसकी डेथ हो जाती है, और जैसा मैंने आपको कहा है कि जो भी किंगडम, जो भी बड़े बड़े डायनेस्टीज बने हैं तो वो बने हैं राजाओं की वजह से, है ना, नाम की वजह से नहीं कि भाई मौर्यन डायनेस्टी है तो वो तो बड़ा होना ही है मौर्यन डायनेस्टी, ऐसा नहीं है। राजा शक्तिशाली था इसलिए डायनेस्टीज बड़ी होती है। अब अगर राजा कोई सक्सेसर ऐसा है जो उतना काबिल नहीं है तो फिर डायनेस्टी जो है वो नष्ट होना ही है। तो यही यहाँ पर हमें देखने को मिला, जो हर्षवर्धन है उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद पॉलिटिकल कन्फ्यूजन होता है, पॉलिटिकल वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो जाता है। उसी के साथ साथ गुर्जरा जो प्रतिहार है और राजपूत रूलर है वो बिग फोर्स इमर्ज होकर आते हैं नदर इंडिया में, और इसीलिए जो लार्जर पार्ट है पुष्यभूति डायनेस्टी का वो अपने ताबे में ले लेते हैं, अपनी तरफ ले लेते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट ले लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। बाकी अगर हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं तो रूलर जो है, जो हर्षवर्धन को सक्सीड कर रहे थे, वो इतने कैपेबल नहीं थे। जो इकोनॉमी है वो प्रॉस्पर नहीं हो रही थी, है ना, डिक्लाइन हो गई थी इकोनॉमी। इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
आप देखिए जो भी कंट्री ऊपर जा रही है, जो भी कंट्री आज भी जो भी कंट्री ऊपर जा रही है, जो भी कंट्री अच्छा कर रही है, किस वजह से कर रही है? पैसों की वजह से कर रही है। अगर पैसा ही ना हो तो कंट्री जो है वो तो नीचे आएगी ही। ट्रेड सेंटर जो है वो डिक्लाइन हो गए थे, मतलब स्कोप ही नहीं था कि आगे जाकर जो इकोनॉमी सुदृढ़ हो सकती है। फ्यूडिटरीज जो है काफी राइज हो गया था उनका, काफी बढ़ चढ़ गए थे। इकोनॉमी जो है श्रिंक हो रही थी, सेल्फ सफिशिएंट बन चुकी थी, मतलब ट्रेड दूसरे लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुंच पा रही थी। टेरिटरीज जो है वो भी लॉस हो चुकी थी, छोटा सा एक आइसक्रीम वाला कोन बचा था, तो क्या करेंगे उसका, है ना। तो ये फैक्टर थे जिसकी वजह से डिक्लाइन जो है वो हमें देखने को मिला। अब एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए कि विच इंस्क्रिप्शन मेंशंस पुलकेशिन टू मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट हर्षवर्धन। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, आईहोल इंस्क्रिप्शन है, मेहरौली इंस्क्रिप्शन है, या हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है। तो इसका जवाब जो है वो हमने देखा था आईहोल इंस्क्रिप्शन, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो पुष्यभूति डायनेस्टी है खत्म होता है। अब नेक्स्ट इसमें जो सदर्न पार्ट है, मतलब संगम एज, हम नेक्स्ट इसमें कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय